Good evening. Good evening. Good evening, all of you. तो आरआरबी का अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पेपर में कुछ मिस्टेक हैं, आंसर चैलेंज करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके पॉइंट देखते जाते हैं। लाइव सेशन में जो बच्चे हैं वो अपनी क्वेरी लाइव में पूछ लीजिएगा। यूट्यूब पे जो देखेंगे वो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसमें अभी जो नोटिस निकाला है इन्होंने, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा आ रहा है, बड़ी इमेज देख लेते हैं हम लोग को। अभी जो नोटिस निकाला है इन्होंने आरआरबी ने कि सेकंड शिफ्ट का पेपर जो था उसको कैंसिल कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है आरआरबी जेई का, उसको कैंसिल कर रहे हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है? कैंसिलेशन ऑफ सेकंड शिफ्ट ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 22 अप्रैल को हुआ। और जो भी इंफॉर्मेशन आगे आएगी जो आरआरबी की साइट पर होगा उसे ही मानिएगा। कहीं कोई कुछ भी चर्चा कर रहा है उसको नहीं, जो प्रॉपर साइट पर हो रेलवे के उसी को मानना है। मिसगाइड भी बहुत करते हैं लोग। तो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ जेई वगैरह पोस्ट इन पोस्ट के लिए, डेट भी इन्होंने बताई हुई है। ये कह रहे हैं कि पेपर रिपीट था, ये कह रहे हैं। और वो टेक्निकल एरर बता रहे हैं कि टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ कि जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ और शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ वो नॉन टेक पूरा का पूरा उसमें रिपीट हो गया। तो ये तो ब्लंडर है भाई। छोटी छोटी कोचिंग जिनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, इतना तो वो भी ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो क्या इन्होंने पेपर मैच ही नहीं किए हैं? क्रॉस चेक नहीं हुआ, रिव्यू नहीं हुआ, पूरा पेपर ही सेकंड शिफ्ट में नॉन टेक पूरा पूरा अपलोड कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है, चाहे 50 बच्चों ने डिस्कशन देखा हो, पेपर 1 शिफ्ट के क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है ट्रेवल करते समय या आपस में डिस्कशन में यूट्यूब में लोग देखे होंगे। कुछ लोग, सबने देखा ये नहीं कह रहा हूं मैं, पर कुछ लोगों ने पक्का देखा होगा। और सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो ये फेयर तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट बात तो नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इन्होंने कैंसिल तो कर दिया, पर जो जेन्युइन कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर कर रहे थे उनका क्या? मतलब ऐसी ऐसी गलतियां कि समय के साथ लग रहा है टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, लोगों का समझने का लेवल डाउन होता जा रहा है। ऐसी मिस्टेक कोई एक्सेप्टेबल है? बताओ। कहां कहां से बच्चे पेपर देने गए। यूपीपीएससी एई का पेपर था, कुछ बच्चों ने यूपीपीएससी एई छोड़ दिया इसके लिए कि प्री निकला हुआ है, मेंस देने जाना है, तो आरआरबी को प्रायोरिटी दी। कई बच्चों ने यूपीपीएससी एई नहीं दिया। यूपीपीएससी एई काफी बच्चे अपेयर नहीं किए आरआरबी के चक्कर में, क्योंकि जो पहला फेज है वो क्वालिफाई था, तो सेकंड फेज देंगे ही। अब वो बच्चों की गलती क्या है भाई? सेकंड शिफ्ट में जो पढ़ गए उनकी क्या गलती? यूपीपीएससी एई भी छूट गया और ये पेपर आपने कैंसिल कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर कैंसिल करना तो ठीक हुआ क्योंकि हमारे साथ इंजस्टिस था। दिक्कत क्या है, जिनका स्कोर कम है उन्हें तो ये लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो हर कोई आजकल ना इंडिविजुअल लेवल पर ही सोचता है, किसी को कॉमन उससे मतलब नहीं है। अभी यूट्यूब में भी जब वीडियो जाएगा आप कमेंट पढ़िएगा, जिसके मतलब की बात कह दो वो खुश है, और जिसके लिए नुकसान हो रहा है वो बेचारा परेशान होगा। जेन्युइन बात क्या है, गलती रेलवे की। यही हाल पिछले बार सीजीपीटीएम में हुआ था, जो पेटेंट वाला एग्जाम था। गलती कमीशन की, लोग आपस में एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो आरआरबी में सेकंड शिफ्ट वाला पेपर जो कैंसिल हुआ, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर है। कहां कहां से बच्चे ट्रेवल करके गए होंगे, अपने और एग्जाम के को छोड़कर इस एग्जाम को फोकस किया। गलती आपकी, सफर वो कर रहे हैं। अब परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है, दिक्कतें कई हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो आपने कैंसिल कर दिया, अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक जिनका अच्छा स्कोर है, एक बच्चे का स्कोर अभी सुबह उसने मुझे भेजा 122 नंबर है। आरोहण के बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पेपर फिर होगा, फिर परफॉर्म करेंगे। पर अगर कोई 1 नंबर 2 नंबर से रह गया उसका क्या? अगर 1-2 नंबर से भी कोई रह जाए या हेल्थ की वजह से ना जा पाए पेपर देने, क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत सारे लोग अपियर होते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कोई सेंटर पे ना पहुंच पाए, किसी की हेल्थ खराब हो जाए, कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। लक फैक्टर भी ऐसा नहीं कि जीरो होता है, कुछ ना कुछ वर्क तो करता ही है। ये 100% नहीं कह सकते आपकी बिल्कुल एज इट इज जितना स्कोर किया अगली बार फिर वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वेरिएशन तो आता ही है। अब अच्छे स्कोर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत गलत हुआ भाई। फ्री हो जाते, ज्वाइनिंग वाइनिंग मिल जाती, फुर्सत पाते।
जो बहुत अच्छा स्कोर किए, 104, 107, काफी बच्चे हैं इसमें। तो आरोहण का स्कोर तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 दोनों में बहुत अच्छा है। अब जो बच्चे यहाँ अच्छा परफॉर्म किए वो परेशान हो रहे हैं कि सर इतना टाइम दिया, पूरे डेडिकेशन से पढ़े, इनको कह रहे हैं हमें पता भी नहीं पेपर 1 में शिफ्ट 1 में क्या आया है, हम जेन्युइन पेपर करके आए हैं, हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम सेलेक्ट नहीं हो पाए और कुछ लोगों को पेपर पता था तो हमारे साथ इनजस्टिस है। इनजस्टिस दोनों के साथ है। ये कई बार स्टेटमेंट होता है ना कि एक के साथ भी गलत अगर हो रहा है तो सबके साथ गलत माना जाए, वो तो पूरी तरह गलत होगी बात। तो गलत तो इनके साथ भी हो रहा है, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनके साथ भी तो इनजस्टिस है। इनजस्टिस दोनों तरफ हो रहा है। अब गड़बड़ क्या है, जिन लोगों को पेपर पहले से पता लग गया उनके चक्कर में पूरा कैंसिल। ठीक, ये तो एक पार्ट हुआ कि सेकंड शिफ्ट में कुछ लोग कहेंगे सर सेकंड शिफ्ट पूरे कैंसिल हो रहा है, जो अच्छे कैंडिडेट थे वो तो कर लेंगे, पर पॉइंट वही है कि भाई हेल्थ भी सही रहे, पेपर में उससे बेटर करके आए तब तो बेनिफिट है। पर हर दिन एक जैसा नहीं होता, लाइफ में डेली चैलेंजेस हैं, ऊपर नीचे हो सकती है बात। कई कैंडिडेट जो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं वहां पे अंतर आ सकता है। ठीक है, पर उनके लिए यही मैं कह सकता हूं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब रेलवे अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है तो कुछ कर नहीं पाओगे उसमें। ठीक है, हर एग्जाम के लिए कोर्ट में चक्कर तो लगाओगे नहीं। तो अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में दिया, देखो एक सबसे बड़ी परेशानी यहां पर यह है कि आपने कोई ऐसे जोन तो बांटा नहीं हुआ कि सेकंड शिफ्ट में केवल इस जोन के सारे कैंडिडेट का पेपर होगा। ये तो मिक्स है ना, जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे वो तो मिक्स है। फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में सारा मिला के स्कोर निकालोगे, क्वालिफाई तो उस बेसिस पे करोगे। या ऐसा तो है नहीं कि इस शिफ्ट वाले बच्चों की कट ऑफ बिल्कुल अलग, उनकी वैकेंसी बिल्कुल सेपरेट, ऐसा तो नहीं है, वो तो मिक्स है। अब फर्स्ट शिफ्ट में अगर मान लो कोई बॉर्डर लाइन पे क्वालिफाई हो रहा होता और सेकंड शिफ्ट में टाइम आप ज्यादा मिलेगा, या तो पेपर 4-5 दिन में हो जाए, अगर यहाँ पे आपने 1 महीना ले लिया तो फिर यहाँ पे अंतर नहीं आ गया। फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे 1-2 नंबर अभी क्वालिफाई होने की स्थिति है और यहाँ पर ज्यादा लोग टाइम मिलेगा तैयारी का और बिल्कुल अंतर पड़ेगा इससे। ये कह देना कि सर इससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक को जो टाइम मिला है और अभी जल्दी पेपर हुआ उसका आइडिया लग गया, और दूसरे को इन्फॉर्म होने के बाद पेपर देना और टाइम उतना मिल जाना, प्लस यहाँ जो पेपर दिए थे वो यूपीपीएससी यही आरआरबी दोनों की तैयारी कर रहे थे, काफी बच्चे ऐसे थे, कुछ ने यूपीपीएससी बाद में छोड़ भी दिया। यहाँ अभी सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करना होगा, माइंड थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा तो फर्क तो बिल्कुल पड़ता है। अगर यहाँ पर टाइम ज्यादा मिल रहा है तो स्कोर में अंतर आ जाएगा, या तो आप बिल्कुल वैकेंसीज को सेपरेट रखे होते कि उसका इस पे इंपैक्ट नहीं आता। इस एग्जाम का इंपैक्ट इस पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ये तो गलत तो है। और ऐसी ब्लंडर, मतलब पेपर नहीं चेक कर रहे हैं कि पेपर रिपीट हो रहा है कि नहीं, ये तो ब्लंडर है यार। ज्यादा बेहतर होता कि जैसे यूपीएससी कराता है पेपर, इसीलिए जो शिफ्ट में पेपर होते हैं, मेरा इन पे हमेशा कंसर्न रहता है। शिफ्ट में जब पेपर होते हैं कई बार उनमें रिपीटेशन देखने को मिलती है। सीएसआईआर का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, कुछ लोग पेपर डिस्कशन शुरू कर दिए यूट्यूब पे, 3 दिन शायद पेपर था, वो कोई पेपर हुआ था तो 3 दिन पेपर शायद चला था, लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूट्यूब में, मैंने मना किया डिस्कशन मत करिए। कुछ लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। अरे भैया, पेपर रिपीटेशन 10 क्वेश्चन भी अगर सेम मिल गए अंतर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को रॉकेट साइंस लगा के बिल्कुल स्केल से नाप के नहीं चलता, वेरिएशन एक एक पॉइंट में आ जाता है, नंबर में, रैंक में। तो यहाँ जिंदगी बीत गई पढ़ाते पढ़ाते, कंपटीशन ही देख रहे इतने साल से, तो इसलिए मालूम है कि भाई पॉइंट तक में रैंक कितनी वेरी कर जाती है। इनजस्टिस तो बिल्कुल है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, रेलवे की पूरी गलती यहाँ पर। सफर करेंगे बच्चे, 2 दिक्कतें हैं। एक 2 दिक्कतें क्या है, शिफ्ट 2 में जो बच्चे जेन्युइन तरीके से क्वालिफाई कर रहे थे, 120 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ। अब वो दोबारा पेपर देंगे, 2-4 नंबर कहीं ऊपर नीचे हो जाए, या मान लो तबियत खराब है नहीं जा पाए, कोई बहुत चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारा भीड़ है, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, तो उनके साथ गलत है। दूसरा, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर मजा आ गया, हमें तो मौका मिल गया, हमारा स्कोर पहली बार सही नहीं गया था, उनको लग रहा है कि मजे आ गए। पढ़ना तब भी पड़ेगा भाई, पेपर डिले हो जाए भले 1 महीने बाद हो जाए, जो नहीं पढ़ोगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। दिक्कत किसके साथ आ रही है, फर्स्ट शिफ्ट में अब जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे क्वालिफाई करते, कट ऑफ कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट ना कर जाए, 2-4 नंबर भी अगर बढ़ गई, बहुत बच्चे बाहर हो जाएंगे ऐसे तो या तो वैकेंसीज बिल्कुल सेपरेट होती, जोन वाइज बिल्कुल अलग रखा होता कि शिफ्ट 2 वाले जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका शिफ्ट 1 में जो बच्चे उनकी वैकेंसी अलग रखी हो आपने, ऐसा तो किया नहीं है। तो सिर्फ पेपर को कैंसिल कर देना, क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये पहले चेक करना चाहिए था
अब इन्होंने बिल्कुल खिचड़ी बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि बड़ा मुश्किल कर दिया काम। बहुत ही गलत किया है ये। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पेपर को डिस्कस ना करे, कोई ये ना करे। नासा की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल हाईली कॉन्फिडेंशियल, और पेपर नहीं चेक कर पा रहे कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। इतनी बड़ी संस्था है और पेपर नहीं चेक कर पा रहे हैं। दुनिया भर की बातों को पेपर डिस्कस ना करे, कोई ये ना करे, कोई कुछ ना करे, और तुम पेपर भी चेक ना करो। 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हो तो पहली जिम्मेदारी यही है भैया, पेपर रिपीट तो नहीं हो गया। 10-15 भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो ब्लंडर है ये। आजकल माहौल ही यही हो गया, भूमिका बनाओ, बिल्कुल पता नहीं क्या चल रहा है, और कराना जरा सा कुछ नहीं। जिसने बनाया वो भांग पिया था यार, देखा नहीं था, उसको नहीं पता कि सेम कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बच्चों के करियर का सवाल है। एक बच्चा अगर क्वालिफाई कर रहा है, उसकी फैमिली सुधर रही है भाई, इतनी छोटी सी बात नहीं है। पर दिक्कत वही है, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा पेपर सही नहीं हुआ, सर इस पर कुछ मत कहो, दोबारा मौका मिल जाएगा, तो सेलेक्टिव होकर लोग अपने अपने हिसाब सोचेंगे। जो बच्चे बेचारे अच्छा स्कोर कर रहे थे वो परेशान हो रहे हैं, शिफ्ट 1 वाले परेशान हो रहे हैं। पर मुझे लगा भाई गलत है, बिल्कुल ब्लंडर है। एज अ टीचर सब मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, और ये बहुत गलत चीज हुई है। मतलब एक तो मुश्किल से पेपर हो रहे हैं, जो पेपर हो रहे हैं उसमें कबाड़ा कर दे रहे हैं। गलती भी ऐसी है, मतलब बिल्कुल 5वीं क्लास का बच्चा ऐसी गलती ना करे। जवाबदेही किसी की है नहीं। लिख रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अरे भाई चेक कर लेते ना, अच्छा खासा टाइम मिला, चेक कर लेते। पूरी मेहनत से टीचर पढ़ा रहा है, जिस भी टीचर ने पढ़ाया, जो भी कोचिंग ने पढ़ाया हो, टीचर ने पढ़ाया हो, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी मिले, उतने बच्चे क्वालिफाई करके आगे बढ़े। एक पेपर तक कराना, फाइनल रिजल्ट तक लाना आफत कर दिया है बिल्कुल। और एक पेपर नहीं, कई पेपरों में ये स्थिति है। मुश्किल से फॉर्म निकालेंगे, वैकेंसी पूरे ढंग से करा नहीं पा रहे, उलझे रहो उसी में दिन रात। अरे भाई, एक बच्चे को जॉब मिल रही है, उसका एक परिवार सुधर रहा है। खुद तो जॉब पे बैठे हुए हैं, इसलिए दूसरे का वो समझते नहीं। 2 शब्द मैंने आपको बताया थे, अगर आपको ध्यान हो, इंपैथी और सिंपैथी। सिंपैथी होता है कि दूसरा व्यक्ति परेशान है और आप कह रहे हैं अरे यार तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ, तुम एक्चुअल वो फील नहीं कर रहे हो जो उसके साथ बीत रही है, ये सिंपैथी है, सहानुभूति। एक होता है इम्पैथी, बिल्कुल उतना ही दुख तुमको महसूस होना जितना वो दुखी है, उसके साथ गलत हुआ इतना फील होना जैसे तुम्हारे साथ गलत हुआ हो, इसे कहते हैं इम्पैथी। तो जो सिंपैथी दिखाएगा वो नहीं समझ पाएगा बच्चों की परेशानी क्या है। इम्पैथी जहां पर होगी, समानुभूति, उसको समझ आएगा एक्चुअल में लोग क्या फील कर रहे हैं। यही अंतर है। जब लोग कमेंट करें, जिसको फायदा मिल रहा है वो बड़ा खुश होगा, सर कुछ मत कहो, ठीक है टाइम मिल रहा है। तो इम्पैथी और सिंपैथी का अंतर है। ये चीज किसी के साथ भी हो सकती थी, पर हम लोग, कई लोग ऐसे हैं जो इतने इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे सोचते हैं बस हमारा फायदा हो। सर ये बात नहीं उठाएं तो अच्छा है उनके लिए, उनके मतलब की बात उठाएं तो खुश हैं। देखो यहाँ पर अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो थे जिनमें मिस्टेक है, जो चैलेंज कर सकते हैं, वो भी देख लो। तो आफ्टरनून वाली शिफ्ट का पेपर मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैकेनिकल सिविल दोनों में उठा लेता हूं। जो क्वेश्चन को चैलेंज करना है, सोर्स क्या लगाना है बता देता हूं मैं। 30 तारीख तक डेट है, आराम से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये भी बता देता हूँ क्लास से क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। आरोहण के जो स्टूडेंट हैं, स्कोर बहुत बढ़िया किया उन्होंने, जीएस को लेके बहुत बढ़िया गया। जो मैंने बताया था 38-42 की रेंज में काफी बच्चे जीएस में उतना स्कोर किए हैं। 50 में से 38-42 काफी सही है लोगों के। क्वेश्चन बता भी देता हूं मैं। 10th तक की फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने कहा था, पढ़ाया भी था, एनसीईआरटी के नोट्स बनवाए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, ये सब डेफिनेशन पढ़ाए थे। मेटल वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, आसानी से ब्रेक नहीं हो रही, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, सही आंसर है ये। क्लास का क्वेश्चन है, एज इट इज कॉपी का। किसी ने क्लास ना की हो, यूट्यूब पे पहली बार वीडियो देख रहा हो, लग रहा हो कि सर कहाँ पढ़ाया था, नोट्स आरोहण की साइट पे जाके निकाल लो। डिजिटल नोट्स भी पढ़े हैं, नॉर्मल नोट्स भी पढ़े हैं, लेक्चर भी पढ़े हैं, एज इट इज लाइन मिल जाएगी। उसी क्वेश्चन को कह रहा हूँ कराया था जो एज इट इज क्लास की लाइन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इससे मिलता जुलता बताया, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उसी की बात कर रहा हूँ। मेन रीजन फॉर विच वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर, एयर में ऑक्सीजन है, इनटेक कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, पूरा चैप्टर लाइफ साइंस का है इसी के ऊपर। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, पर हम जो सर्वाइव कर रहे हैं एयर पे क्या डिपेंडेंसी, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हमें यहीं से मिल रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पहला सवाल डक्टिलिटी वाला, ये भी क्लास का क्वेश्चन है, ये रेस्पिरेशन वाला भी क्लास का क्वेश्चन है। ये वाला पेपर है सिविल वाला,
मॉर्निंग शिफ्ट में सिविल वाला पेपर है, बट देख भी लो। सिविल 9 to 11 शिफ्ट में सिविल का पेपर है। दो क्वेश्चन हो गए, ये दोनों ठीक हैं, इनमें कोई चैलेंज नहीं करना है। एक ये क्वेश्चन आया, ये बताओ भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर का है? 1000 बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। इससे सिंपल क्या पूछेगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला क्वेश्चन आया, किस ईयर का है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी सबसे बन जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। अरे यार ग्रीन कलर में कह रहा हूं आंसर नहीं दिख रहा है, पेपर निकाल लो ना, ये आपका पेपर आप ही को नहीं पता? 1986 लिखा है ये, सी ऑप्शन। और पेपर का फॉर्मेट तो यही दिया है इन्होंने, क्या करें? 1986। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मैं बोल भी दे रहा हूं, चलो। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट के पास अधिकार है पार्लियामेंट के किस हाउस को डिसॉल्व करने का, ये बताओ। ऑप्शन लिखे हैं, पहला लिखा है लोकसभा ओनली, दूसरा है विधानसभा, विधानसभा गलत, राज्यसभा डिसॉल्व होती नहीं, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, फिर लिखा है बोथ राज्यसभा लोकसभा, ये भी गलत, ओनली लोकसभा। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है ना, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, कभी आप राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो राज्यसभा डिसॉल्व कभी होती नहीं, लोकसभा करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लास का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास का। दीप्ति जीवांजी, इन्होंने पैरालंपिक, ओलंपिक में जो पैरालंपिक वाली कैटेगरी में गेम होते हैं, 2024 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीता कितने मीटर में? 400 मीटर T20, ये मेरा पढ़ाया नहीं था। 400 मीटर T20 कैटेगरी, ये मेरा पढ़ाया क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन ये नहीं कराया था मैंने, किसी ने बनाया तो अपनी मेहनत से बनाया है, इसमें मेरा कोई रूल नहीं, मैंने नहीं कराया ये। दीप्ति जीवांजी 400 मीटर T20, क्वेश्चन आंसर सही है, ये चैलेंज नहीं करना है, ये सीधा क्लास का क्वेश्चन है। NVS2 करंट अफेयर में सीधा सीधा क्वेश्चन है, अलग अलग कंट्री के नेविगेशन सिस्टम बताए थे, इंडिया वाले का नाम IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसी को हम नाविक कहते हैं। नाविक में इंडिया ने कई सैटेलाइट भेजे हुए हैं। NVS-02 क्लास में कराया है, PDF भी दी है बकायदा, सीधा क्वेश्चन है क्लास का, करेक्ट आंसर है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बार बार कहे थे कि छोटे छोटे क्वेश्चन ये कंप्यूटर वाले आएंगे, कीबोर्ड पे किस की का क्या काम है, एक्सेल में क्या कमांड है, तो ये भाई क्लास में तो नहीं करा सकते, क्लास में नहीं पॉसिबल है। आईसीटी में मैंने आपको मेन चीजें सब पढ़ाई हुई हैं, पर इतने सिंपल क्वेश्चन जो ये कीबोर्ड वाले हैं ना, ये तो मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूं, बहुत कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जितने एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरआरबी है, एसएससी है, आप उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके वो सॉल्व कर लो, तब तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाएगी। नहीं तो ये मत उम्मीद करिए कि एक कीबोर्ड पे एक की का मतलब पढ़ाऊं मैं, ये नहीं पॉसिबल है। आईसीटी में टेक्नोलॉजी सब बताई है, कंप्यूटर बेसिक, एडवांस टेक्नोलॉजी सब बताए हुए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पर एक एक की का मतलब क्या है ये मत उम्मीद करिए। और मैंने आपको आरआरबी के लिए कहा था पहले भी कि ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, की का मतलब, कमांड कौन सी है, कंट्रोल Alt + F2 दबा दिया क्या होगा, ये सब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर या कोई कंप्यूटर बेसिक की किताब लगा के कवर होंगे। ये कोचिंग में मुझे नहीं लगता कोई ये चीज पढ़ा पाएगा, ये प्रीवियस ईयर लगाओगे, जिन जिन एग्जाम में कंप्यूटर बेसिक आता है वहां से कवर होगा ये, फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा कराया क्वेश्चन नहीं है और ना कराना पॉसिबल है। आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए जितने मर्जी, बीपीएससी में आता है, एसएससी में आता है, वहां से इस तरह क्वेश्चन होंगे, और आप खुद समझ रहे हो कि ये कोई करा नहीं सकता क्लास के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया? आंख बंद करके पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन था ये। महात्मा गांधी सेतु, गंगा रिवर, पटना, सीधा क्लास का क्वेश्चन है ये सब। अब इसमें क्वेश्चन में इन्होंने गलती की है, वैसे गलती क्या है, धोला सादिया ब्रिज पढ़ाया हुआ है हमने,
ढोला सादिया ब्रिज रिवर के ऊपर भारत का सबसे लंबा ब्रिज, रिवर के ऊपर भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जिसको हम भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज बना है लोहित रिवर के ऊपर, लोहित रिवर पे बना है, ब्रह्मपुत्रा पर डायरेक्ट नहीं। लोहित ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, लोहित ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, सीधे ब्रह्मपुत्रा पर नहीं बना। ब्रह्मपुत्रा पे जो ब्रिज बताया था मैंने, उसका नाम था बोगीबील, उसका नाम था बोगीबील ब्रिज। तो ढोला सादिया आंसर तो उन्होंने यही दिया है, क्योंकि बाकी सब तो बिल्कुल ही अलग है। तो ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है लोहित, असम, उस पर बना है ढोला सादिया, इसी का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। 50 बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में भी दिया, क्लास में भी कई बार कराया हुआ है। तो ढोला सादिया आंसर होगा। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? बनाने वाले भी इतने समझदार हैं, डाटा क्या दिए हैं 0.6, 0.7, 0.8, 0.5, खुद को तो आंसर करना नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ा? अरे भाई कब से पूछ रहे हो? एक डिकेड का पूछ रहे हो कि एक सेंचुरी का पूछ रहे हो? कब से? ये कब से मान के चले हम? 10 साल का माने कि 20 साल का माने कि 100 साल का पूछ रहे हो? ये कितने समय का पूछ रहे हो? जबकि पढ़ाया हुआ है मैंने कई बार। पेरिस एग्रीमेंट क्या कह रहा है, इस सेंचुरी के लास्ट तक कितना हो जाएगा, 1880 से हम कितना बढ़ चुके हैं, सब पढ़ाया है मैंने क्लास में, डाटा भी लिखवाया हुआ है। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 1.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, पूछ भी रहे हैं बिल्कुल बगल बगल के डाटा, ये नंबर भी नहीं दिया हुआ। तो अगर ऑप्टिक करना ही हो तो इसके नजदीक वाला मार्क करना चाहिए, और ये भी नहीं बता रहे हो कब से आप पूछ रहे हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1880 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जो मैंने पढ़ाया था क्लास में। मैंने बताया था ना 1880 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है। और अब जो ईयर हो रहे हैं ये सबसे गर्म साल डिक्लेयर हो रहे हैं, 2023, 2024 सबसे गर्म साल, साल दर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 1880 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अगर इसको रेफरेंस मानेंगे 1.1 डिग्री से ऊपर का राइज है। आप कहेंगे सोर्स बताइए सर, क्या फॉलो करूं मैं? नासा वासा के डाटा पढ़े हैं, मारो सर्च, इस पे मिल जाएगा। जो मैंने पढ़ा रखे हैं डाटा आपको, वैसे नहीं। अगर मैंने बताया तो जिम्मेदारी मेरी है भाई, कैसे होगा, मतलब क्यों ये होगा। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज, चैट जीपीटी और गूगल को फॉलो मत करना, ऑथेंटिक सोर्स। अर्थ एवरेज टेम्परेचर राइज 1880 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इतना तो वो लोग भी सर्च कर सकते थे, पर इतनी लापरवाही है, सीधे सीधे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रखा है, और सेट टू सेट भी चेक नहीं कर रहे हैं क्या गलती कर रहे हैं, एक सेट से दूसरे सेट में भी चेक नहीं कर रहे हैं गलती क्या कर रहे हैं। ये देखो भाई, नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सामने लिखा हुआ है, या तो नासा से बड़े जानकार होंगे तब तो काट देंगे इस बात को। ये देखो, ये लिखा according to ongoing temperature analysis led by scientists at NASA Institute, the average global temperature on Earth has increased by at least 1.1 degree since 1880। 1880 से, ये देखो ये लाइन नासा का राइट अप है, सीधे चैलेंज में इसी को क्लेम कर देना। 1.1 डिग्री सेल्सियस 1880 से, तो इसके नजदीक 0.6 कैसे हो जाएगा? फिर तो 0.8 होना चाहिए था। भाई जो भी हम बात कहें वो ठोस बात कहें कि जिसको काटा ना जा सके, है ना। ईयर आपने मेंशन नहीं किया तो हम तो मानेंगे कि जब से डाटा अवेलेबल है तब से आप पूछ रहे हैं। 1880 से अगर देखेंगे तो 1.1 डिग्री सेल्सियस का राइज है, ठीक है। तो एक तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दोगे, ये गलत दिया है इन्होंने। भाई इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाया है तो एक भी गलत नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कोई 3-5 नहीं। अगले सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन आप काउंट भी कर सकते हैं, जिनको आगे भी आरबी वगैरह देना गिन सकते हैं क्लास से कितने थे और कौन से क्लास से नहीं है। टीचर अगर पढ़ा रहा है तो भाई चेक होना चाहिए क्या क्लास से था क्या क्लास से नहीं था। 123 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से अगर हम चलते हैं स्ट्रेट रोड पर, यूनिफॉर्म मोशन, सीधा आपकी क्लास की लाइन है। यूनिफॉर्म मोशन 9-10 साइंस जो हमने पढ़ाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री 9-10 साइंस जो पढ़ाया था, सीधी लाइन है, कांस्टेंट स्पीड
पे चल रहे हैं, स्ट्रेट रोड, यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन वगैरह सब बताए थे, यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, सीधा क्वेश्चन है। और कहा भी था मैंने कि जो एनसीईआरटी से नोट्स बनवाए हैं वहीं से आ जाएगा। बंगाल केमिकल्स, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट चला था जब बंगाल के विभाजन के बाद, तो हमारी कई सारी संस्थाएं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो बनी थी, इसका नाम आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बंगाल केमिकल, पीसी रे। बंगाल विभाजन पढ़ोगे, स्वदेशी बायकॉट में क्या क्या चीजें बनी थी वहां पे लिखवाया हुआ है ये। बंगाल केमिकल्स हिस्ट्री के नोट्स में मिल जाएगा, आचार्य पीसी रे, सीधा क्वेश्चन है कॉपी का। बंगाल पार्टीशन जहां पढ़ाया था उसी के बाद देखोगे क्या क्या संस्थाएं बनी, पीसी रे वगैरह वहां पे नाम लिखाया हुआ है। बंगाल केमिकल्स जो बनी थी, टिस्को का जिक्र आया था, बंगाल केमिकल्स बताया था। स्वदेशी अभियान के तहत क्या क्या चीजें स्टेब्लिश हुई थी, सही है वो आंसर। हीटिंग एलिमेंट में जो हीट प्रोड्यूस होती है, करंट का हीटिंग इफेक्ट बताया था, जूल वूल के बारे में बताया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में लास्ट के चैप्टर में बताया था ये, 10th वाली एनसीईआरटी। तो इंक्रीजिंग द करंट फ्लो, करंट का हीटिंग इफेक्ट, इंक्रीजिंग द करंट फ्लो थ्रू द वायर। पेपर ये वाला उसमें आपके फोल्डर में डाला भी हुआ है, आरोहण के फोल्डर में पड़ा भी हुआ है, गूगल सर्च करोगे तो ही मिल जाएगा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द नोटेशन सिस्टम, जो नोटेशन म्यूजिक में यूज होती है वो किसके द्वारा दी गई। बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक थे, पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, अमजद अली खां सरोद, विष्णु नारायण भातखंडे सेंटर भी तो है बड़ा फेमस म्यूजिक का, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, क्लासिकल म्यूजिक नोटेशन सिस्टम इनका दिया हुआ। ये मेरा क्लास में कराया हुआ नहीं है, क्लास में मैंने ये कराया है कि अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, ये बताया हुआ है। भातखंडे इनका नाम जिक्र नहीं किया मैंने। बाकी तीन पढ़ाए हैं तो उससे ही बन जाता कि बाकी तीन मैंने बताया था क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उन तीन की जानकारी थी तो चौथा आंसर अपने आप बन जाता। बाकी तीन का बताया हुआ है जीके के अंदर। एक ये क्वेश्चन चैलेंज कर देना, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट लिखवाई थी और जब बताया था किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब भी कहा था एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस पूछेगा, कौन ग्रीन हाउस गैस है कौन नहीं है। क्वेश्चन इसने यहाँ पे गलत पूछ दिया। मैंने आपको सीक्वेंस में बताई थी, वाटर वेपर, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड लाइन से लिखवाई हैं। फिर मैंने आपको बताए थे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट के अंदर। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में भी एक मैंने जिक्र किया था, ये ओडीएस में जितने सारे ये रेफ्रिजरेंट्स वगैरह हैं वो सब का जिक्र किया था, जैसे सीएफसी का जिक्र किया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में। सीएफसी के साथ और कौन कौन से हैं, CCl4 बताया था, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कई सारे बताए थे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं। पर मैंने कहा था ये ओजोन डिप्लीटिंग के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस भी है, एज इट इज क्लास की लाइन है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो है ही, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस भी है। फिर मैंने कहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके आजकल हम यूज करते हैं HFC, पर HFC की समस्या क्या है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है पर ये ग्रीन हाउस गैस है, इस वजह से इसको भी हटाने की जरूरत पड़ेगी। किगाली अमेंडमेंट, रवांडा, इसी के बारे में है। किगाली अमेंडमेंट की जो किगाली बैठक जो हुई थी, अमेंडमेंट किया गया, वो HFC को ही फेज आउट करने के बारे में है। HFC ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है पर ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, गलत। चारों की चारों ग्रीन हाउस गैस है ये भाई। CO2 1 करोड़ बार बताया, मीथेन उसके जस्ट बाद लिखवाया है, नाइट्रस ऑक्साइड लाइन से लिखे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बताया हुआ है नोट्स में। तो ये चारों ग्रीन हाउस गैस हैं। CCl4 ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, गलत। CCl4 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस प्लस GHG दोनों हैं। बनाने वाले ने क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग लगाया नहीं, अब किसकी क्या नॉलेज है नहीं मुझे नहीं पता, ये पेपर कॉपी पेस्ट है, ये पेपर एज इट इज कॉपी पेस्ट है। नेट पे गलत इंफॉर्मेशन है तो गलत कोई उठा के पेस्ट कर दिया यहाँ पर। भाई इतने साल हो गए पढ़ाते, देख के पेपर पता लगता है कॉपी पेस्ट है एज इट इज। जहां पे जो गलत दिया है गलत कोई पिक कर लिया गया, और अगर कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है इसका मतलब उसको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है कि ये आंसर गलत कॉपी हो गया है, इसका मतलब इसकी जानकारी नहीं है उनको।
पेपर तो उसी को बनाना चाहिए जिसको सब्जेक्ट आता हो ना भाई। नेट से गलत चीज उठाई जा रही है तो गलत पता तो लग जाए कि गलत है। तो फिर फिलहाल अच्छी चीज है कि चैलेंज करने का टाइम मिला हुआ है, चैलेंज तो कर ही दो। अब अगली बात आती है सर सोर्स नासा पे आप देख लो, और भी किसी पे भी सर्च मार लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ये तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई कंसेप्ट बताऊं, कोई दिमाग लगाएं इसके अंदर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप यही टाइप कर दो GHG और नॉट, CCl4 GHG और नॉट। क्योंकि मैंने पढ़ाया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं भी कुछ गलत आंसर दे रहे हैं तो मैं आपको सही सोर्स बताऊं, भाई यहां से देख लो। देखो ये क्वेश्चन, ये नासा ये लिखा है, देखो यहां पर CCl4 नासा का राइट अप है, नासा का ही सोर्स है। टेलीग्राम पे भी डाल दिया था मैंने, बता भी दिया था, एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। एक सेकेंड, देखो ये लिखा पहले दूसरी लाइन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ मेजर एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड, ह्यूमन एक्टिविटी से आता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है और ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक, एंथ्रोपोजेनिक तो चैट जीपीटी और कोई इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन नहीं उठाने, सीधे नासा की साइड से देखना है, क्योंकि इन्होंने भी गलती वही की है, सीधे उठा लिया किसी इंस्टीट्यूट के उससे बने बनाए क्वेश्चन। मैन मेड, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस और ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसको क्लेम, इसमें डाल देना क्लेम में, नासा का सोर्स है, काट नहीं सकते। और भी किसी पे भी सर्च कर लो, नोवा ये अमेरिकन एजेंसी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ। कोई भी 3-4 सोर्स देखोगे सब में मिल जाएगा, सारे इंटरनेशनल लेवल के जो इस पे काम कर रहे हैं इसी चीज पे। नोवा एटमॉस्फेयर वगैरह में काफी काम, ओशियन एटमॉस्फेयर में उसमें भी दिया हुआ है, ओशियन वगैरह के बारे में। कंप्यूटर फायरवॉल आईसीटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को अनऑथोराइज अगर एक्सेस कर रहा है तो फायरवॉल एक सेफ्टी नेट है जो उसको रोकता है। फायरवॉल यही चेक करता है, एक कंप्यूटर ए है, कोई कंप्यूटर बी है, बी वाला आपके कंप्यूटर का एक्सेस करना चाहता है, फायरवॉल एक सेफ्टी फीचर है जो अनऑथोराइज एक्सेस से रोकता है। पढ़ाया आईसीटी में, सीधा क्वेश्चन है, ईएस में भी आया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन, अनऑथोराइज एक्सेस ना हो पाए आपके सिस्टम। ऑप्शन पढ़ा भी नहीं मैंने, ऑप्शन भी नहीं पढ़ा है, पर यही लाइन है, अनऑथोराइज एक्सेस आपके सिस्टम का ना होता हो, वही लिखा है, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस टू ए प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, तो सेफ्टी फीचर है फायरवॉल। ठीक क्वेश्चन, ठीक दिया आंसर ये। तो अभी तक 2 क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर सकते थे वो बताए, एक ये क्वेश्चन देख लो। रैम में पढ़ाया हुआ है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक को स्टैटिक इसलिए कहते हैं, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, यही लिख रहा है देखो, किसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैटिक रैम को, एज इट इज लाइन क्लास की, सीधा सीधा पढ़ाया हुआ है क्लास में। डायनेमिक रैम को डायनेमिक क्यों कह रहे हैं, रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। स्टैटिक रैम को स्टैटिक इसीलिए नाम दिया जाता है, बार बार रिफ्रेशिंग नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास का। एक ये पूछा है एक्सेल सीट में A2B2 सेल, भाई ये नहीं पढ़ाया मैंने, ये मेरा पढ़ाया नहीं है, किसी ने किया है तो अपने से ही कर रखा है, ये मेरा पढ़ाया नहीं है, ना मैं करा पाऊंगा, ये एक्सेल में क्या कमांड यूज होती है इसकी उम्मीद मत करो। क्वेश्चन का बैंक लगा लो, कंप्यूटर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आते हैं वहीं ये सब क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहीं से उठाए भी होंगे। 100-200 क्वेश्चन है इस तरीके के कमांड वाले, ये वहीं से बनते हैं। एक ये बताओ, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की सीधी सीधी लाइन है, 1972 की कॉन्फ्रेंस, पहली एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, किसकी राजधानी है, स्वीडन की। साफ साफ लिख रहा है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, 1972 की कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, पहली कॉन्फ्रेंस ही वही है, तो कोई और टिक नहीं कर सकते आप, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो कन्वेंशन पढ़ाई थी, सबसे पहले यही पढ़ाई थी, सबसे पहले यही बताया था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। सीधा क्वेश्चन है। लेमन जूस अगर
प्योर वाटर में ऐड करेंगे उसके पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा? लेमन जूस, विटामिन सी है इसके अंदर, विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड भी है, विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड भी है, खट्टापन जो है इसका सिट्रस फ्रूट में आता है ना, ये भी सिट्रस में, और विटामिन सी के अंदर आपका ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी खुद केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अरे भाई ये तो समझ में आ रहा है कि लेमन जूस जो है एसिडिक नेचर है, प्योर वाटर में मिला दिया तो एसिड को मिलाओगे तो क्या होगा? पीएच वैल्यू घटेगी। और लेमन वाटर, डाइजीन मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसका पीएच कितना होता है क्लास में बताया हुआ है। एल्कलाइन की रेंज क्या है, एसिड की रेंज क्या है, न्यूट्रल कितने पे? 7 पे न्यूट्रल है। लिटमस पेपर रेड से ब्लू होगा कि ब्लू से रेड होगा, सब बताया हुआ है। सीधा क्वेश्चन है क्लास का, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होगा। ये आरोहन का एक बच्चा भी गलत करके नहीं आएगा इसको। कोवेलेंट बॉन्ड भी बताया है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे बनेगा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें भी गलती नहीं करोगे। मेटलिक बॉन्ड तो इसमें होते नहीं भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी गलत। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फोकल लेंथ -2 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? लेंस पावर का मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। लेंस पावर का एक फार्मूला था 1/f, और यहां पे जो डिस्टेंस आप लेते हो वो मीटर में लेते हो, डिस्टेंस को मीटर में लेना है। निकाल लो इससे, पावर ऑफ लेंस निकालना है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है वो मीटर में लिखोगे तो 1 के जो 2 सेंटीमीटर लिखा है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा ये? 1 सेंटीमीटर में क्या हो गया? 1/100 मीटर, 1/100 0.01, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो गया? 0.02 हो गया ना, ये हो गया 0.01, तो 2 सेंटीमीटर में हो गया 0.02, डिवाइड कर दो तो 1/0.02 कर लो, डिवाइड कितना आएगा? यही आ जाएगा 50 डायोप्टर, 50 डायोप्टर ही आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे 50 डायोप्टर आ जाएगा, बताया वो क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट का पहला लेक्चर, बिल्कुल पहला लेक्चर एनवायरनमेंट का, वही पढ़ाया था ये क्वेश्चन। फेनोमेना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, बोलो भाई क्या सही है गलत है? ऑप्शन दिए हैं, पहले में क्लोरीन, दूसरे में ऑर्गेनोक्लोरीन, तीसरा ऑप्शन लिखा है डीडीटी, और चौथा लिखा है फॉस्फेट। एनवायरनमेंट का पहला ही लेक्चर, जहां पे मैंने साइलेंट स्प्रिंग किताब का जिक्र किया था, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। डीडीटी स्टार्टिंग ही यहीं से हुआ था, पूरी कहानी। डीडीटी आंसर है, सही है। एनवायरनमेंट के पहले लेक्चर से है क्वेश्चन। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स? आईसीटी में ओपन सोर्स का क्या मतलब बताया हुआ है। ओपन सोर्स के एग्जांपल भी कई सारे दिए हुए हैं। ओपन सोर्स का अर्थ क्या होता है बताया हुआ है, लिनक्स, ठीक है, ये ठीक है। रेडिएशन दैट आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट से जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो हायर रेट पर क्या करा देती हैं? हायर रेट पर क्या कराती हैं? इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए किया जा सकता है। डिजीज भी तो होगा, डिजीज क्यों नहीं होगा भाई? डिजीज तो एक कॉमन टर्म लिख दिया आपने, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन डिजीज में नहीं आता क्या? जेनेटिक स्ट्रक्चर, म्यूटेशन का मतलब क्या है? जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव कर देता है। म्यूटेशन का मतलब यही है ना कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के, सेल के, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, म्यूटेशन का मतलब है उसमें चेंज कर देता है। न्यूक्लियर रेडिएशन जो आती है वो हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बदल देता है। म्यूटेशन का मतलब ये लाइफ साइंस से पढ़ा हुआ है, वो बदलने से बीमारी नहीं होती है क्या? ये क्वेश्चन चैलेंज हो जाना चाहिए। 1 और 3 दोनों आंसर हो सकता है। इमोशनल डिफेक्ट वर्ड तो नहीं, पर डिजीज वर्ड भी क्यों नहीं होगा? म्यूटेशन डिजीज नहीं करता क्या? ऐसे ऑप्शन बनाए हैं, ये कॉपी पेस्ट है, सीधा दिख रहा है। म्यूटेशन लिख दिए और डिजीज नहीं लिखोगे, रेडिएशन डिजीज नहीं करेगा। म्यूटेशन तो उसने स्पेसिफिक टर्म यूज कर लिया है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है म्यूटेशन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पर म्यूटेशन होने से डिजीज नहीं हो रही है, डिजीज भी वही तो है।
बीमारियां ही तो हो रही हैं उससे। एग्जाम्पल भी बताया हुआ है मैंने, जादू गोडा, यूरेनियम की माइनिंग वहां की जाती है, आसपास जो लोग ट्राइबल या विलेजेस वगैरह हैं उनमें बीमारियां आ गई हैं, कई तरह की बीमारियां आ गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सफर कर रहे हैं वो लोग। केस स्टडी है झारखंड का जादू गोडा, यूरेनियम माइनिंग की वजह से पूरा एरिया अफेक्ट हो रखा है वहां पर रेडिएशन के कारण। एटॉमिक मास सल्फर का 32 और सल्फर S8 मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। S8 मॉलिक्यूलर मास निकालना है, पढ़ाया हुआ है क्लास में। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है 8 इंटू एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 गुणा 1 का मास 32 दिया हुआ है, 32 गुणे 8 कर 256 आ जाएगा, 256। एटॉमिक मास मालूम है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या मतलब उतने मॉलिक्यूल से उतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो। S8 है तो 8 गुणा 1 सल्फर का मास आ जाएगा 256। अब ये कौन नहीं कर पाएगा यार? लैन की फुल फॉर्म बता दो। ये लैन की फुल फॉर्म पूछ रहा है, मैंने लैन की रेंज वेंज सब बता रखी है आपको, लैन मैन वैन वाईफाई वाई मैक्स सब बताए हुए हैं। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसमें कोई चैलेंज नहीं करना। एक ये क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन जो मोस्ट पावरफुल है और डीएनए तक को डैमेज करने की क्षमता रखता है, डीएनए तक को डैमेज करता है। अब आप इसमें कह सकते थे कि सर आपने तो बताया है कि यूवीसी की पावर बहुत ज्यादा होती है, पर यूवीसी हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर ही नहीं रहा, फिल्टर हो जाता है ऊपर ही, तो यूवीसी तो अर्थ तक पहुंचता नहीं। ओजोन में डिप्लीशन होने के कारण यूवी भी हमारे लिए मेन खतरा है। ओजोन होल जो है यूवीबी मेन खतरा है, डीएनए डैमेज वैमेज जो है यूवीबी से दिक्कत है, ये बताया भी है मैंने आपको। मेन जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यूवीबी को लेकर, क्योंकि ये अर्थ तक आ रहा है, थोड़ी मात्रा में आ रहा है अभी, अगर ओजोन डैमेज हो जाएगी तो जितना ये आ रहा है उससे ये बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। वो कर लेते, यूवी वाला क्वेश्चन कर लेते। जर्मन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी फर्म, इन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पहला बेंगलुरु में ओपन किया है। ये मेरा क्लास में कराया हुआ नहीं है, कार्ल जीस एजी कंपनी, ये मैंने क्लास में नहीं कराया है, क्लास में नहीं कराया है ये। कार्ल जीस एजी आंसर सही है, ये चैलेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन में किससे ड्राइव होता है? ये बन जाना चाहिए था भाई। हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला जो निकलता है वो कौन से इक्वेशन से निकलता है? 3 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन? साफ साफ दिख रहा है वहां से, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, उसी से ड्राइव होता है। ये कराया हुआ है करंट अफेयर में। बीसीसीआई अवार्ड में महिला क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड स्मृति मंधाना, करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, करंट अफेयर में कराया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी जल्दी कराया था, ये जल्दी पढ़ाया था। अलॉय होमोजेनस होता है कि हिट्रोजेनस होता है? काफी चर्चा हुई थी साइंस में इस पर, देखो सेम क्वेश्चन आया है, अलॉय होमोजेनस है कि हिट्रोजेनस है? जनरल साइंस में काफी चर्चा की थी हमने इसके ऊपर, प्रूफ भी किया था किन रीजन की वजह से। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये बात सही है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, बात सही है। न्यूमरिक वैल्यू को टेक्स्ट में बदलता है स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, ना मैंने पढ़ाया है ना मुझे पता है इसका, मैंने नहीं कराया, मुझे जानकारी भी नहीं है एमएस एक्सेल में कौन सी कमांड क्या है, ये तो पता नहीं क्यों पूछ रहा है। जेई वही रिक्रूट कर रहा है, कंप्यूटर पे काम करवाएगा, फाइल वाइल बनवाएगा, और क्या है, तभी पूछ रहा है बेसिक एक्सेल आता है कि नहीं। ए बॉल ऑफ 50 ग्राम, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी बताना है, क्या नहीं पता है यार। अब इससे सिंपल पेपर क्या होगा, हाफ इंटू मास वेलोसिटी स्क्वायर 15 स्क्वायर, निकाल लो कितना आएगा, यही आ जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, बहुत सिंपल पेपर था, क्वेश्चन टफ नहीं थे। और अगली बार जो एक सेकंड शिफ्ट का कराएंगे पेपर टफ नहीं रहेगा, बस पढ़ना मत छोड़ देना, पढ़ना मत छोड़ देना कि अब क्या होगा, पेपर रहेगा तो इसी तरह का, नॉन टेक टफ नहीं बनाएगा, पर बस पॉइंट वही है कि पढ़ना, बीच में गैप अगर कर दोगे चीजें भूलने लग जाएंगी, सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। प्राइमरी फंक्शन फायरवॉल, देखो 2 बार सेम क्वेश्चन पूछ दिया है,
फायरवॉल 2 बार क्वेश्चन आ गया इसी पर। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनगोइंग इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, और उसमें भी सिक्योरिटी चेक करना, ऑथेंटिक एक्सेस देना, अनऑथराइज वाले को रिजेक्ट करना। बाकी ऑप्शन वही ठीक है, ए वाला ही ठीक है। मौर्य पीरियड के समय में आर्टिशन गिल्ड जो होती थी उसमें से नॉट, एक क्वेश्चन तो लैंड की फुल फॉर्म पूछ रहा है, और कहा मौर्यन एम्पायर के समय में जो सोसाइटी उस समय की थी वहां से कोर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन टफ था, आसान नहीं था, टफ क्वेश्चन है ये, छोड़ भी देते कोई दिक्कत नहीं था, ये बनाना मुश्किल था। आर्टिशन गिल्ड जो ग्रुप था बेसिकली आर्टिस्ट, इसमें कारपेंटर, पॉटर, बैंक मर्चेंट ये सब थे, एस्ट्रोलॉजर नहीं थे। तो ये क्वेश्चन क्लास में कराया नहीं है मैंने, क्लास में नहीं कराया मैंने कि आर्टिशन गिल्ड में कौन थे, और नहीं भी करते कोई फर्क नहीं था, 4-5 क्वेश्चन छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं। चिपको आंदोलन 1000 बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, उत्तराखंड गढ़वाल एरिया, उत्तराखंड कौन कौन लोग शामिल थे सब बताया हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सब बताया। चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालय, एक और बताया था अपिको मूवमेंट शिमोगा कर्नाटका। तो आसान था पेपर, टफ नहीं है। वही 2 गलतियां दिखी हैं अभी तक जो आंसर चैलेंज कर सकते हो। एक आपका ये पूछा है, जरा बताना, ये पढ़ाया नहीं क्लास में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट ही इसीलिए किया जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज ना करो, पहले ही ऑप्शन लिखा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट ही इसीलिए कर रहे हैं कि टॉक्सिक चीज जमीन में मत डालो, केमिकल डाल डाल के जमीन टॉक्सिक हो गई है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पे रखा है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ये भाई फार्मूला लगा के खुद कैलकुलेट करो, फार्मूला लगा के खुद कैलकुलेट करो। एक चार्ट सा दिया था इसके ऊपर मैंने आपको, ये फार्मूला लगाओ खुद ही देखो कितना आ रहा है, सिंपल है, वैसे कर लोगे। ईमेल में जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो एज इट इज वो मेल कॉपी हो जाती है, कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लो। तो फॉरवर्ड करने का मतलब क्या, अब इसमें क्या पढ़ाएं बताओ। ईमेल फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मैसेज कॉपी हो जाता है मेल के ड्राफ्ट में। अब ये कोई पढ़ा के थोड़ी भेजेगा ईमेल में फॉरवर्ड क्या होता है। अब बिल्कुल स्पून फीडिंग वो करो कि सर मोबाइल जो लैपटॉप ऑन करते हैं उस बटन का नाम क्या होता है, मतलब पावर बटन। अब ये किसी को ना पता हो तो ईमेल में फॉरवर्ड का मतलब क्या है, किसी को नहीं पता, ये तो नहीं हो सकता। पावर पॉइंट टेम्पलेट, भाई ये नहीं पढ़ाया मैंने, ये मेरा नहीं कराया हुआ है। डिजाइन थीम आंसर दिया, चेक करो सही है गलत है, मुझे इसका नहीं पता। पावर पॉइंट टेम्पलेट इसका आइडिया नहीं है, ना मैंने बनाया पावर पॉइंट स्लाइड कभी, पता नहीं। ये सीधा क्वेश्चन है क्लास का। The power to issue an ordinance when parliament is not in session given to the president of which article? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की पावर कौन से आर्टिकल में है? 1000 बार बताया हुआ डायरेक्ट कॉपी की लाइन, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की पावर पढ़ाया हुआ है और बहुत जोर दिया था इस पर हमने कि अध्यादेश कब तक जीवित रह सकता है। तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश वाली पावर, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर। लीडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन वैसे तो अमेरिका शुरुआत हुई थी, नॉर्मन बोरलॉग इसका करता धरता। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, पढ़ाया था, कराया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इनके नाम पे बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। इंडिया में इस आइडिया को लाए उस समय के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सी सुब्रमण्यम शास्त्री जी की गवर्नमेंट थी, लाल बहादुर शास्त्री जी गवर्नमेंट थी, और आइडिया इनका था, सी सुब्रमण्यम फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। पर इंडिया में इस आइडिया को बढ़ाने का जो काम है वो एम एस स्वामीनाथन का। हाल ही में इनकी डेथ भी हुई है, करंट अफेयर में भी पढ़ाया है, लाइफ साइंस में भी पढ़ाया है, ये कई बार कराया हुआ, ज्योग्राफी में ही पढ़ाया है, 3-4 सब्जेक्ट में कराया हुआ क्वेश्चन है ये। और मुझे लगता है कि आरोहण पे किसी ने भी गलत किया होगा, या मेरे किसी पुराने स्टूडेंट ने भी गलती की होगी, इसमें नहीं किया होगा। ये बिल्कुल ठीक है, अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हुई है, इसलिए भी क्वेश्चन आया है ये। एम एस स्वामीनाथन ही आंसर होगा। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किस में आएगा?
भाई थर्मल मान लो पावर जनरेट कर रहे हो, पहले लेवल पे आएगा कोयले को निकालना, माइनिंग, उससे बिजली बनाना सेकेंडरी, ट्रेड करना टर्शरी। कराया हुआ है जीके करंट अफेयर में। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है पढ़ा रखा है। तो कोयला निकालना प्राइमरी सेक्टर, बिजली बनाना सेकेंडरी सेक्टर, ट्रेड करना टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज टर्शरी। ये पढ़ाए हुए हैं क्लास में। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन कौन आते हैं? ए साउंड वेव विद ए लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, यहां पर पूरा लिखा नहीं है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मिक्सचर एंड कंपाउंड चैप्टर में जो मैंने आपको वो बताए थे मेथड, कि मिक्सचर वगैरह में सेपरेशन के क्या मेथड होते हैं, जैसे मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था, मिल्क से क्रीम अलग करना हो, घी निकालना हो, मक्खन निकालना हो, वो सब बताए थे। तो सेपरेशन फिजिकल मेथड, ये पूरा कट गया क्वेश्चन थोड़ा आगे। तो सेपरेशन फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह का एग्जांपल भी बताया था आपको, ये सही है। ये थोड़ा सा कट गया क्वेश्चन आगे, पर ये कराया हुआ है मिक्सचर कंपाउंड में, सब बताया हुआ है। मिक्सचर कंपाउंड वाले चैप्टर में कराया हुआ है सब, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मिस्टेक वाले तो 2 क्वेश्चन वो, एक डिजीज वाला 3, ये 3 को चैलेंज कर सकते थे। और देख लें, एक सॉल्यूशन जिसमें 40 ग्राम NaCl, 200 ग्राम वाटर, मास परसेंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल है, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लाइफ गिविंग प्रोविजन DPSP के लिए किसने ये शब्द इस्तेमाल किया था? ये मेरा कराया क्वेश्चन नहीं है। LM सिंघवी पंचायती राज सिस्टम जो था उस पर मैंने पढ़ाया है आपको। पंचायती राज सिस्टम को लेके बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, ये सब मैंने पढ़ाए हैं। पर DPSP को नॉवल फीचर कहा था BR अम्बेडकर ने, ये मैंने पढ़ाया है। DPSP को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नॉवल फीचर वर्ड यूज किया था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। LM सिंघवी पंचायती राज सिस्टम के बारे में काम था, लाइफ गिविंग प्रोविजन इन्होंने कहा था, अंबेडकर ने नॉवल फीचर कहा था। तो इसमें बहुत कर पाते आप, तो 4th वाले को एलिमिनेट कर पाते, 3rd का हमने कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। पर ये क्वेश्चन मेरा कराया नहीं था, लाइफ गिविंग प्रोविजन LM सिंघवी डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ये नोबल फीचर बताया हुआ है, BR अम्बेडकर ने दिया था ये वर्ड। हिमालय की रेंजेस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहां से कहां ओरिएंटेशन है, कैसे फैली हुई हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हिमालय अगर पूरा देखोगे तो इस तरह से है ना, हिमालय का ओरिएंटेशन इस तरह से है, नॉर्थ वेस्ट से लेके और इस तरफ को जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट इस तरफ, अगर हिमालय में इस मैप को लगा देंगे तो ऐसा बनेगा, नॉर्थ वेस्ट से लेके मतलब 2nd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, सही है। हिमालय का मैप देखोगे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इस तरह से ऊपर से नीचे क्रम में, ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की दिशा में, सही है। अब ये सब क्वेश्चन बताओ। एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? पीरियड टेबल पूरी पढ़ रखे हो। ऑक्सीजन तो 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, सबसे बनना चाहिए ये। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, घरों से जो वेस्ट वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, पढ़ाया हुआ है क्लास में। घरों का वेस्ट, हॉस्पिटल का वेस्ट, स्कूल का वेस्ट, ये सब म्युनिसिपलिटी कलेक्ट करती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें नहीं आता, इसका मैनेजमेंट भी अलग लेवल का होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट D नंबर पे लिखा है, वो ऊपर तीनों का अलग चीज है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में रेडियो एक्टिव नहीं पढ़ाया आपने। स्टीरअप, डबली रीइंफोर्स बीम, ये फिर टेक्निकल स्टार्ट हो गया है। सिविल का पेपर कंप्लीट, ये 3 क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो, ये फिर आपका टेक्निकल का पार्ट है। अब आ जाते हैं मैकेनिकल का पेपर। मैकेनिकल का डिस्कस कर लें। कौन से क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सबसे ज्यादा है? हिमालय की विड्थ सबसे ज्यादा, कश्मीर ठीक है। विड्थ के मामले में कश्मीर ठीक है। पूरा हिमालय हमने मैप पढ़ाया हुआ है,
चौड़ाई हिमालय की कश्मीर, ठीक है। ये तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से बीपीएल के नीचे पढ़ाया वो क्वेश्चन है भाई, पॉवर्टी लाइन कहां पे पढ़ाया है, जीके एंड करंट अफेयर। प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कमेटी बनाई थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, उसमें पढ़ाया हुआ है ये। क्या मेथड उन्होंने फॉलो किया था बीपीएल डिफाइन करने के लिए, वही बताया था। 25.7%, ये ठीक है। इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से। क्लास का क्वेश्चन है सीधा सीधा, जीके करंट अफेयर में। मैक्सिमम साउंड इज जनरेटेड, जेट प्लेन को स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाते हैं, रीजन बताया था, साउंड बहुत प्रोड्यूस करता है, इतना साउंड होता है कि ग्लास वगैरह को ब्रेक कर सकता है। ये एग्जांपल भी दिया था हमने जेट प्लेन का, ऊंचाई पर उड़ाने का रीजन है कि ये भी होता है, और वहां पे डिस्टर्बेंस भी कम है स्ट्रेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज जो है वहां पर वो कम, डिस्टर्बेंस कम है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में देखो अटॉर्नी जनरल और कुछ मंत्री ऐसे जो मंत्री बना तो दिए गए हैं और 6 महीने का टाइम है हाउस में मेंबर बनने के लिए, वो हाउस की कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। यह आर्टिकल 88 में दिया हुआ है, आर्टिकल 88 में दिया हुआ है। और वैसे भी आप आंसर कर सकते थे, आर्टिकल 53 वगैरह में राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे, वो ये नहीं होगा। आर्टिकल 78 कई बार बताया है, राष्ट्रपति का राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री से समय समय पर जानकारी लेना, ये 2 आर्टिकल तो वैसे ही हट गए। आर्टिकल 88 सही है। अटॉर्नी जनरल और वो मंत्री जो अभी हाउस के मेंबर नहीं है पर मंत्री बना दिए गए, 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, किसी ने एक हाउस में आना पड़ेगा, नहीं आ पाए तो छोड़ना पड़ेगा पद, ठीक है। तो आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है कि ये हाउस में बैठ सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, वोट नहीं कर सकते क्योंकि सदन के मेंबर नहीं है। अटॉर्नी जनरल भी इसी में आता है। 88 अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकता, वो इसमें आता है। अटॉर्नी जनरल का वैसे आर्टिकल तो 76 है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल नंबर तो 76 में पढ़ते हो आप। 88 में लिखा है कि वोटिंग राइट नहीं है। ग्लास पैनल जो ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस हीट, ग्लास पैनल जो ग्रीन हाउस बोलते हो, पढ़ाया हुआ एनवायरमेंट में, हीट ट्रैपिंग। सीलियरी मसल आंखों को कमजोर हो जाने के कारण, उम्र के साथ आई मसल्स वीक हो जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एजिंग के कारण होता है प्रेस बायोपिया, सीधा क्वेश्चन है, मैकेनिकल वाला पेपर है यार, आरबी वाला, मॉर्निंग शिफ्ट। एजिंग के साथ आई मसल वीक हो जाती है, प्रेस बायोपिया की समस्या हो जाती है, प्रेस बायोपिया की दिक्कत हो जाती है। The energy that is derived from the use of radioactive isotope, इसे क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल या न्यूक्लियर एनर्जी। रेडियोएक्टिव आइसोटोप से क्या आएगा भाई, न्यूक्लियर ही तो आएगा। रेडियोएक्टिव आइसोटोप होंगे तो कौन सी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। कई क्वेश्चन जो हैं बहुत सिंपल हैं, अब इसके लिए कोचिंग की भी क्या जरूरत थी बताओ। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां कोचिंग की भी नीड नहीं है, सभी लोग लगा लेते हैं। बैलेंस फोर्स पढ़ाया हुआ है फिजिक्स में, 9th-10th की साइंस जो पढ़ाई थी उसमें बैलेंस अनबैलेंस फोर्स बताया हुआ है। नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है और वो बैलेंस अगर हो जाए, बैलेंस फोर्स अगर किसी चीज पे अप्लाई कर रही है तो नेट फोर्स क्या होगी, 0। बैलेंस फोर्स अगर किसी चीज एक्ट कर रही है, नेट फोर्स 0। उसके अलावा मैंने यूनिफॉर्म मोशन का भी एक एग्जांपल दिया था, बैलेंस फोर्स में यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, वो एग्जांपल भी दिया था हमने। अनबैलेंस फोर्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था। फाइन पाउडर जो प्लास्टिक को रिसाइकल करने से जो फाइन पाउडर बनता है, ये मेरा कराया नहीं है, क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने, ये क्लास में नहीं कराया हुआ। प्लास्टिक को मॉडिफाई रिसाइकल करने से जो पाउडर बनता है, पॉली ब्लेंड आंसर ठीक है, पर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है। अगला सवाल, विंडी डे, जिस दिन हवा बहुत ज्यादा चलती है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जो वेपर है कपड़ों में से वो अलग हो जाता है, कपड़ों में से वेपर जो है वो वहां से हट जाएगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। लिखा है विंड रिमूव द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लॉथ सराउंडिंग, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, हवा की वजह से आसपास
मॉइस्चर कम होने लगेगा, वेपर हटने लगेंगे, तो कपड़े के वेपर भी जो होंगे वो हटने लगेंगे, सूखने लगेगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, न्यूट्रल के लिए यूज होता है 7 नंबर, इक्वल टू 7। खो खो वर्ल्ड कप पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर में, करंट अफेयर में इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली पढ़ाया हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी जल्दी कराया था, जल्दी कराया था, करंट की जो 5 क्लासेस हुई थी जल्दी, उनमें कराया था खो खो वर्ल्ड कप, नई दिल्ली। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, सीधा क्वेश्चन। और पढ़ाते समय कहा भी था ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे मोटे, लेक्चर देखोगे पढ़ाते समय बोला है कि आ जाता है। सीएफसी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स में, रेफ्रिजरेंट्स में कूलिंग के लिए सीएफसी अब हालांकि यूज नहीं करते ओजोन के कारण, ओजोन डिप्लीशन की समस्या जो थी उसकी वजह से अब यूज नहीं करते, रेफ्रिजरेंट है पर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सही है। फायरवॉल, कितने क्वेश्चन आ गए फायरवॉल पे, 3-4 बार देख लिया। फायरवॉल पर्सनल कंप्यूटर में, मैकेनिकल वाले में भी देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया ये वाला, अनऑथोराइज एक्सेस, पर दोनों की टाइमिंग सेम थी पेपर की तो कोई दिक्कत नहीं है। टू ब्लॉक अनऑथोराइज एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, दोनों की टाइमिंग सेम है पेपर की, इसलिए दिक्कत नहीं थी, 9 से 11 ही हुआ था दोनों। ये तो 1 करोड़ बार पढ़ाया है। मक्खी के काटने से जो पेन और इरिटेशन होता है, कौन सा एसिड भाई, फॉर्मिक एसिड कह लो या मिथेनोइक एसिड कह लो, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। हिमालयन नेटल जो पहाड़ों पे पाई जाती है, ये जो प्लांट पाया जाता है, ये अगर टच कर जाए इससे भी ऐसे ही होता है, ये भी यही एसिड है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कह लो। बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, पहले भी लाइफ साइंस में पढ़ाया हुआ है। तो हिमालयन नेटल काट ले या मक्खी वक्खी काटने या ततैया जो काट लेता है, हड्डा वड्डा जो होता है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, सही है ये। चींटी जो लाइन में चलती हैं वो भी यही एसिड रीजन है, एक मक्खी सिक्रेट करेगी, बाकी उसको फॉलो करती चलती हैं। इसमें तो चैलेंज वाले को ज्यादा क्वेश्चन दिख नहीं रहे मुझे। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग थे जैसे कि लाल बाल पाल, उनका उद्देश्य क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज, स्वराज, बात तो सही है भाई, यही होगा। और चर्चा इस पे कर सकते हैं पर ऑप्शन जो दिए हैं उसके हिसाब से ये आंसर होगा, स्वराज। तिलक का स्टेटमेंट भी वही था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रस्ताव 1956 इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरी में बांटता है, ये हमने नहीं पढ़ाया, मेरा पढ़ाया नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में इंडस्ट्री कितने ग्रुप में बांटी गई है, 3 ग्रुप में बांटी गई हैं। एक वो जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर हो, एक वो जो मिक्स इंडस्ट्रीज हो, और एक वो जो पूरी तरह से प्राइवेट हो। 3 कैटेगरी है इंडस्ट्रीज की, पूरी तरह सरकारी, मिक्स और प्राइवेट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रस्ताव 1956 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मिक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पढ़ाया है भाई करंट अफेयर में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थान ग्लोबल फायर पावर में, भाई मिलिट्री और आपकी पावर स्ट्रेंथ कितनी है दुनिया में, 4थे नंबर पे है हम। अमेरिका, चाइना, रूस, इनके बाद 4थे नंबर पे इंडिया है दुनिया में। पावरफुल कंट्री की देखिए जाए अगर डिफेंस के मामले में तो 4थे नंबर पे इंडिया। वेपन्स, टेक्नोलॉजी सब देखा जाएगा उसमें, इंडिया 4थे नंबर पे है। क्लास का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये प्रिंटिंग सेटिंग में क्या होता है ये नहीं पता भाई, ये अपने आप देखो क्या है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन। ये F5 की से क्या होगा नहीं पता, गूगल चेक करोगे मिल जाएगा। उन सब क्वेश्चन का नहीं पता, ये बन जाएगा आसानी से। कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से ड्रॉप किया गया है तो 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल तो है, v बराबर u प्लस AT, और रेस्ट की पोजीशन से गिर रहा है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वैल्यू काम कर रही है तो u प्लस GT,
और U जो है 0 है, रेस्ट से गिर रहा है, तो V बराबर GT मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 और 15 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 147। फिजिक्स केमिस्ट्री में लास्ट में ये सब लिखवा रखे हैं। एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन, लास्ट में सब लिखा रखी है। ये सब रिएक्शन पढ़ा रखी है। सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ाया था उसमें, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, देख सकते हैं वहां से। एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एग्जाम्पल वगैरह भी बता रखे हैं सब, वहां पर पढ़ाया हुआ है ये। इस तरह के क्वेश्चन जो है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में पीस और वॉर के मैटर को डील करने के लिए जो मंत्री होता था क्या कहते थे, संधि विग्रहिका। ये मेरा पढ़ाया नहीं है, पर संधि नाम से ही तुक्का लगा सकते थे, अगर किसी ने लगाया होगा, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं थी। संधि विग्रहिका, संधि विग्रहिका कौन था, पीस और वॉर मैटर को गुप्ता साम्राज्य के समय जो मंत्री डील किया करता था उसको बोलते थे। जो मंत्री की जिम्मेदारी होती थी पीस एंड वॉर मैटर्स के लिए, उसको संधि विग्रहिका कहते थे गुप्त काल में। गुप्त काल में, मेरा पढ़ाया नहीं है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, क्लियर क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ है, क्लास के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है। मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ये क्वेश्चन देखो, जब पढ़ाया था, पढ़ाते समय बोला था कि ये क्वेश्चन देखो आता है एग्जाम में, एई वही एग्जाम में बहुत आता है, एई जेई में 2 क्वेश्चन, बल्कि एक एमीटर एक वोल्ट मीटर। ये पूछता है कि सर्किट में इनको अगर लगाया जाता है तो कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। एसएससी जेई हो या अभी कोई पेपर होंगे, ये बहुत आता है क्वेश्चन। और पढ़ाते समय मैंने कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एम मीटर को सर्किट में लगाना है तो सीरीज में लगेगा। वोल्ट मीटर भी यहीं पे लिख लो, पैरेलल में लगता है, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, एम मीटर सीरीज में लगेगा। तो पढ़ाते समय भी कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे रेक्टिफायर का क्या काम है, एम मीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम क्या है, सीरीज पैरेलल में कौन लगेगा, एसी डीसी में कौन बदलेगा, डीसी एसी कौन बदलेगा, डायनामो क्या करता है, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, एई जैसे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं ये। जनरल इंजीनियरिंग अभी बीपीएससी में होगा, उसमें भी पूछेगा इस तरह का। सीपीयू में इनमें से क्या नहीं लगा होता, कौन सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है, कराया हुआ है क्लास में, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है पढ़ाया हुआ है। तो कौन सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट नहीं, हार्ड डिस्क तो अलग से लगाते हो आप, हार्ड डिस्क जो अलग से लगा रहे हो इसका पार्ट नहीं है। कैश मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये सीपीयू में होते हैं, हार्ड डिस्क इसका हिस्सा नहीं है। इनका आंसर ठीक है। F4 की MS एक्सेल में क्या काम है, नहीं पता क्या काम है, अपने आप गूगल पे चेक कर लो, आंसर ठीक है कि नहीं मिला लो, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगला सवाल, करेक्ट की न्यू कॉलम स्प्रेडशीट में सेट करना हो, नहीं पता, पर ये दे रखा, सिंपल है वैसे। ये होम सेक्शन पे जाओ, इंसर्ट पेज पे जाओ, यही ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। वैसे स्प्रेडशीट ऐड करनी हो, नई शीट ऐड करनी हो, ये बना लेंगे, ये बन जाता, ये क्वेश्चन बन जाता, इसमें दिक्कत नहीं होती। शीट ऐड करने के लिए ये तरीका सही है। इतना तो कंप्यूटर मैं भी करता ही हूँ थोड़ा बहुत यार, थोड़ी बहुत जानकारी तो है। हाईएस्ट एक्सपेंशन टेम्परेचर बढ़ने में पढ़ाया हुआ है क्लास में, गैसेस। गैसेस, प्लाज्मा में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता आपको, गैसेस आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें से क्या सही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग अगर कंट्रोल करनी हो क्या सही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन किया जाए, गलत। ईएस में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, गलत है। जंगल को काटा जाए ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए, रॉन्ग। कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन, ये गलत है। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाए, रॉन्ग। रॉन्ग ही पूछा है। कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन क्या अंतर होता है, ट्रू सॉल्यूशन पूरा यूनिफॉर्म एक ही फेज है, कोलॉइड में 2 फेज होते हैं।
ट्रू सॉल्यूशन एक सिंगल फेज है, कॉलॉइड में 2 फेज है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड तीनों पढ़ाए थे, टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था, वही क्वेश्चन है ये, वही वाला सवाल है। अटल भूजल योजना डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास का। अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जाए, ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे इंप्रूव किया जाए, 7 राज्यों में चल रही है। 7 राज्य हैं, यूपी, गुजरात, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, चेक कर लो, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान, ये 7 राज्यों में है। अब देख लो क्या पूछा है, यूपी अटल भूजल योजना 7 राज्यों में चल रही है, ग्राउंड वाटर लेवल को इंप्रूव कैसे करें, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी है इसमें। तो ये 7 राज्यों में चल रही है, झारखंड में नहीं है, झारखंड में नहीं है ये। भाई ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो झारखंड जो है वो गलत है, वहां पर नहीं है। 38वें नेशनल गेम देहरादून में जो हुए, उसका आयोजन, इनॉग्रेशन किसने किया था? पीएम ने। इनॉग्रेशन किसने किया था? पीएम मोदी। ऑडियो वीडियो भाई क्लियर है? तो बता नहीं रहे हो तो वो ठीक है, वो चैलेंज नहीं करना। इसके बाद एक क्वेश्चन आया, वर्ल्ड की सबसे लंबी अंडर सी केबल बिछाई जा रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, अमेरिका से इंडिया तक भी कनेक्ट कर रहे हैं, मेटा कंपनी कर रही है ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे छूट गया, मुझे कराना चाहिए था ये अंडर सी केबल, ये कराना चाहिए था। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मेटा अमेरिका से इंडिया तक, बल्कि 5 कॉन्टिनेंट कवर कर रहा है, समुद्र में केबल बिछाई जाएगी, मेटा का प्रोग्राम है ये। मेटा ये पढ़ाया हुआ है, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन से क्या बनेगा? Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। मल्टीपल इको जो होता है, डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है, रिवर्बरेशन बोलते हैं। मल्टीपल इको अगर होगा उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है। रिवर्बरेशन साउंड वाला टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होकर साउंड आ रहा है, दैट इज रिवर्बरेशन। मल्टीपल इको। If you want the primary recipient to see that other have received copy of email, ईमेल की कॉपी किसी और को भी भेजना चाहते हैं तो क्या करते हैं? सीसी कर देते हैं, ये बन जाता सभी से। मेल किसी और को भी करना, एक्चुअल में ये काम करने पड़ेंगे जेई पोस्ट पर, इसीलिए पूछ रहा है। मेल आपको किसी और को भी अटैच करना है तो सीसी करते हैं। कंप्यूटर अगर स्लीप मोड में रहेगा तो क्या होता है उसमें? ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, गलत। इट रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू मिनट, गलत। सेशन को एक्टिव रखता है रैम वाइल यूजिंग मिनिमल पावर, बिल्कुल ठीक बात है। कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखते हैं, उसका मतलब ये होता है। झूम कल्टीवेशन, पेड़ों को काटना, जला देना, खेती के लिए जगह तैयार करना, एनवायरमेंट के लिए सही प्रैक्टिस नहीं है। भारत में नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है ये झूम कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न नाम से भी जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है, ये पढ़ाया हुआ है क्लास में। स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन के नाम से बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट सब पढ़ाए हुए हैं। अब यूट्यूब पे देख के कोई ये मत कहने लगना सर ने जल्दी जल्दी पेपर बता दिया, सब पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पूरा पूरा सब्जेक्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन चैलेंज करने हैं वो ढूंढ के निकाल रहे हैं, और पता भी लग जाए क्लास से क्या आया क्या नहीं आया। स्मोक स्टैक्स कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से नहीं होते? थर्मल पावर प्लांट से आएगा, इंडस्ट्री से भी आएगा, स्मेल्टर से भी आएगा, रिवर से नहीं आएगा। कोई भी गलत नहीं करता, ये इसमें कोई गलती नहीं करता। कौन सोर्स नहीं है स्मोक स्टैक्स का? रिवर सोर्स नहीं है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल टारगेट ईयर क्या था एमडीजी का? 2015, और उसके बाद एमडीजी को रिप्लेस कर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी से, टारगेट ईयर रिवाइज करके कर दिया 2030। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सन 2000 से लेकर 2015 तक, और 15 में रिवाइज करके कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ईयर 2030।
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 टारगेट थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने टारगेट हैं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 टारगेट थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने टारगेट हो गए मालूम है किसी को? एसडीजी में टोटल टारगेट कितनी बार पढ़ाया हुआ है? एमडीजी 2015 में खत्म हो रहा था और उसको रिवाइज करके 17 गोल प्रोग्राम 2030 तक के लिए बन गया एसडीजी। 17 गोल प्रोग्राम एसडीजी में है 17 गोल, उन्हीं में एक गोल है एक्सट्रीम पॉवर्टी, कैसे घटाया जाए। बी आर अम्बेडकर ने नॉवल फीचर किसके लिए कहा था? अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, डीपीएसपी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नॉवल फीचर कहा था डीपीएसपी के लिए। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रैनविल ऑस्टिन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट पढ़ाए हुए हैं। If the absolute refractive index of medium is less than 1, it means light travel faster in medium than vacuum. Refractive index का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी बताया हुआ है, रेयर डेंसर मीडियम पढ़ाया हुआ है। 91st अमेंडमेंट जो हुआ था वो नंबर ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितनी बोलता है? लोकसभा स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा में जितनी स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसके 15% से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। डायरेक्ट क्लास की लाइन, पॉलिटी में सीधी क्लास की लाइन है। 91st अमेंडमेंट पढ़ाया हुआ है। स्मार्टफोन और टैबलेट, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल ठीक। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट करना। ये सभी का ठीक होगा, सभी ठीक किए होंगे इसमें। ध्रुपद स्टाइल जो है म्यूजिक की, ध्रुपद जो गायकी है बहुत पुराना स्टाइल, इसमें रुद्रवीणा इस्तेमाल होती थी, बहुत भारी हुआ करती थी रुद्रवीणा। रुद्रवीणा काफी हैवी हुआ करती थी। ध्रुपद बहुत पुराने स्टाइल की गायकी है, बहुत पुराने स्टाइल की गायकी है। राजा मानसिंह जुड़े रहे हैं इससे, राजा मानसिंह जुड़े रहे हैं और इस पे किताब भी मिलती है, मन कौतूहल। मन कौतूहल ध्रुपद गायकी के बारे में इसमें जिक्र भी मिलता है। रुद्रवीणा का इस्तेमाल वहां होता है, बहुत हैवी होती है, बहुत बड़े साइज की। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इंजीनियरिंग में लैब में सबने काम किया होगा इस पे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यहां भी पूछा गया है, नॉन टॉक्सिक वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सिक्किम भारत का पहला राज्य पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आ गया। सिक्किम भारत का पहला राज्य पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट हो चुका है। मैग्नीशियम और पोटेशियम आयन मिलाकर क्या बनेगा? Mg3PO4 ट्वाइस। भाई वैलेंसी वगैरह पता है कौन किससे बॉन्ड बनाएगा? Mg3PO4 ट्वाइस। तो आरआरबी के दोनों पेपर डिस्कस किए हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, एक सिविल का एक मैकेनिकल का। ग्रीन कलर अगर नहीं भी दिख रहा, गूगल सर्च मारोगे दोनों पेपर मिल जाएंगे। आरआरबी और मैकेनिकल सिविल, आरआरबी जेई CBT2, वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। डिकम्पोजर कौन है? देखो, प्राइमरी डिकम्पोजर 1 करोड़ बार पढ़ा रखा है। डिकम्पोजर, मेन डिकम्पोजर कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंगस। मेन डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंगस करेक्ट आंसर है। तो पूरा पेपर डिस्कस हो गया, क्या चैलेंज होगा क्या नहीं बता दिए। बाकी ये सब टेक्निकल है, फिर आपका फिर टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी आगे एग्जाम होने हैं SSC जेई वगैरह के, तैयारी शुरू कर दो, फॉर्म का वेट मत करना, नहीं तो फिर लास्ट में यही रहोगे सर टाइम नहीं मिला, फॉर्म आया और 2 महीने बाद डेट आ गई। तो ये गलती मत करना। एग्जाम अगर देना ही है, कंपटीशन देना ही है, तो बेसिक चीजें पढ़ के रख लो, नहीं तो फॉर्म आने का वेट मत करो, क्योंकि टाइम फिर उतना मिलेगा नहीं, फिर कहोगे सब्जेक्ट छूट गए। एडवांटेज इसी बात का मिलेगा जो पहले तैयारी शुरू करेगा, चाहे SSC जेई देना हो, चाहे BPSC AE देना हो। BPSC AE को लेकर कल मैंने सारी डिटेल बता दी है। जनरल इंजीनियरिंग वगैरह जो जो ऐड होना है आरोहन पे 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। BPSC AE में कुछ रिकॉर्डिंग कुछ लाइव, कल बताया है मैंने, तो कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डिंग दोनों चलेगा। रिकॉर्डिंग में काफ़ी चीज़ें हैं और लाइव कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। जनरल इंजीनियरिंग के टीचर जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे परसों से, ठीक है। चलो क्लास, थैंक यू। तो यूट्यूब में या ऐप में किसी को कोई कंसर्न हो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।